अब क्वेश्चन में आया था कि बताइए ये वाला जो कंपाउंड है वो प्रोटॉन एनएमआर में कितने लाइंस प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल इस स्पेक्ट्राज में 18 लाइंस हमको मिलेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में जो हमारा अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका सीरीज चल रहा है उसमें प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है क्या, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मैंने उसके लिए आपको बता दिए थे पैरामीटर्स में हमने क्या बताया था, 5 पैरामीटर्स बेसिकली हमें यूज़ करना है किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो जो 5 पैरामीटर्स हैं उसमें से 2 पैरामीटर्स मैंने आपको बहुत ही डिटेल में डील कर दिया। कौन कौन सा? नंबर ऑफ सिग्नल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे काउंट करते हो इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और साथ ही मैंने बता दिया था केमिकल शिफ्ट वैल्यू। उसमें ये स्पेशली बताया था कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न है कि मेटल हाइड्राइड्स या जितने भी टाइप के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं मैक्सिमम वो नेगेटिव साइड्स पे अपना केमिकल शिफ्ट वैल्यू शो करते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न, ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया है ना। फिर मैंने आपको ये बोला था कि जो बचे हुए 3 पैरामीटर्स हैं वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ करेंगे कम्प्लीटली। मतलब अब मैं आपको सीधे से इस वीडियो में आपको मैं लगभग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है। CSIR नेट के एग्जाम में 4 नंबर्स के आए हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, और उसी वीडियो के प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको जो बचे हुए 3 पैरामीटर्स हैं छोटे छोटे कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्स, पिक का इंटेंसिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम देखते हैं उसके पिक्स को, स्पेक्ट्रा हमको मिल गया तो कैसे हमको पता चलता है, या वो हमें क्या मैसेज देता है, कोई भी इंटेंस पिक जो होता है सिग्नल्स का वो हमें क्या मैसेज देता है उसके बारे में बता दूंगी। साथ ही स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब कोई भी जो प्रोटॉन है वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उसका नेबर उसको कैसे इफेक्ट करेगा, कितने उससे उसको स्प्लिट करवाएगा उसके सिग्नल्स को, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ेंगे हम। और साथ ही लास्ट वाला जो है आपका पैरामीटर जिसको हम बोल सकते हैं क्या, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गया कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है, कैसे डिटरमाइन करता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कितने रेंज तक का कपलिंग कांस्टेंट को लिया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ना है अभी हमको किसमें, इस वाले वीडियो में। स्टार्ट करियो। द थर्ड पैरामीटर ऑफ द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल्स। सिग्नल की इंटेंसिटी होती क्या चीज़ है? एक्चुअली जब आप किसी सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे सिग्नल्स बनाया, ऐसे सिग्नल्स बनाया, तो सपोज ये है मेरा TMS, ये है मेरा TMS का सिग्नल्स, ये अगर मेरा TMS का सिग्नल्स है तो सिग्नल कुछ ना ऐसे आएंगे, कुछ जो प्रोटॉन है वो कुछ इस हाइट्स का होगा, बट कुछ प्रोटॉन्स मुझे ऐसे शार्प बहुत ऊपर तक दिखेगा और कुछ और भी छोटे से दिखेंगे। तो ये जो एरियाज होता है, ये एरिया, इसको बोला जाता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ द पिक। मतलब वो कितना इंटेंस पिक हमको दे रहा है उसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ द पिक। इंटेंसिटी ऑफ द पिक जो होता है उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कितना एरिया कवर कर रहा है कोई सिग्नल्स जितना एरिया कवर कर रहा है, जिस रेशियो में एरिया को कवर कर रहा है उसे उसकी कहा जाती है क्या, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल्स। इतना चीज़ें समझ आ गया। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? प्रोटॉन्स का, इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन होते हैं उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोटॉन जो होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उसी के रेशियो में इंटेंस पिक हमको मिलेगा। बेसिक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अभी मैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल से समझा देती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो ये जल्दी समझ आ जाएगा। सपोज मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक है CH3 और यहाँ पे है CH3। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन और यहाँ पे। अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल है वो कितने पिक्स देंगे। नंबर ऑफ सिग्नल्स तो कैलकुलेट करने आता है, तो मुझे एक चीज़ पता चल रहा है कि इसका इन्वॉल्वमेंट और इसका इन्वॉल्वमेंट तो सेम है दोनों का इन्वॉल्वमेंट। तो ये तो देगा एक पिक और ये भी बिल्कुल एक सिग्नल्स देंगे, ये दोनों देगा एक सिग्नल्स देगा। सपोज चलो इसे मैं ना A मान लेती हूँ, A और ये A। उसके बाद बचे हुए जो प्रोटॉन है वो भी बिल्कुल सेम है, इससे जितना डिस्टेंस में उतना ही डिस्टेंस में है, इधर से भी उतना ही डिस्टेंस में। इन्वॉल्वमेंट एकदम सेम है, रिंग का ही हाइड्रोजन है। तो ये जो 4 हाइड्रोजन है उसका मिलेगा मुझे एक सिग्नल्स। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स को देख के आपको एक चीज़ तो समझ आ गया कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे इसमें। नंबर ऑफ सिग्नल्स तो होगा 2। अब मैं बात करती हूँ इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी कितनी होगी पिक्स की? तो अगर बात करें हम इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी में हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली कि 2 सिग्नल्स मुझे मिल रहा है। एक सिग्नल जो है वो मिल रहा है मेरे पास 6 हाइड्रोजन,
ए हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ 6 हाइड्रोजन, 6 प्रोटॉन का मिल रहा है, एक प्रोटॉन NMR की बात कर रहे हैं, और एक जो मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 4 हाइड्रोजन बी। अगर मैं बात करूँ इंटेंसिटी रेशियो की, तो आप यहाँ पे इंटेंसिटी रेशियो जो होता है ना, आई से ही डिनोट करो इंटेंसिटी रेशियो को। यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिटी रेशियो निकालूँ तो ये निकलेगा क्या, 6:4। मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 3:2। बस इसी को बोलेंगे। अब ये कैसे दिखाया जाता है NMR पिक्स में, तो ये समथिंग कुछ ऐसा होगा। अब इतना पता है ना आपको केमिकल शिफ्ट के बारे में, अगर मैं बात करूँ तो पहले इन 4 का आएगा या इन 6 का आएगा, सोच के देखिए। इन 4 हाइड्रोजन्स के केमिकल शिफ्ट वैल्यू डाउनफील्ड में जाना चाहिए, ज़्यादा वैल्यूज़ में जाना चाहिए, या ये 2 CH3 ग्रुप का जाना चाहिए। सोचो, मैंने आपको एक स्केल बना के दिखा दिया था ना भाई, कि जो एरोमेटिक रिंग्स होते हैं उससे डायरेक्टली कनेक्ट जो हाइड्रोजन होता है उसका जो TMS वैल्यू होती है, मतलब TMS से उसका जो वैल्यूज़ होता है ppm में, वो कितना होता है, किस रेंज में आता है आपका, 4 to 5 के रेंज में आता है। बता दिया था मैंने, 4 to 5 या 6 तक के रेंज में आता है वो, है ना, 5 to 6 रेंज में आता है एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड हाइड्रोजन का। तो ऑब्वियस इसका कहीं पे आएगा अप्रॉक्स, मैं अप्रॉक्स बोल रही हूँ, अप्रॉक्स इसकी जो वैल्यूज़ है वो आ जाएगा 5.5 ppm पे, कहीं ऐसा आएगा। तो इसका जो है वो एक तो एरोमेटिक से अटैच्ड है, पर ये अपने आप में CH3 ग्रुप है, तो इसका कहीं आ जाएगा आपको 2.5 ppm पे। तो इतना चीज़ें पता चल गया है ना। अगर मेरा TMS 0 पे है तो पहले सिग्नल्स तो आएंगे इसी के, कम वाले के, है ना। सपोज यहाँ से अपने 2.5 कर लिए है, यहाँ से आपने 5 कर लिए है, तो कुछ ऐसे ही आएगा वैल्यूज़। अब ये जो पिक्स मिलने वाली है, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ तो मैंने देखा कि जो 6 हाइड्रोजन है, मैंने क्या कहा था कि जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, होगा। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन गिव राइज टू द सिग्नल। तो इस कंडीशंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी, और मुझे यहाँ पे मिल रहा है किसका, इन 4 हाइड्रोजन्स का। यहाँ पे इस पोजीशन पे मिल रहा है 6 हाइड्रोजन का। तो यहीं पे ही एक शार्प या बोल सकते हैं हाई इंटेंस वाला पिक हमको मिलेगा ऐसे। पर TMS से ऊपर इसे नहीं बना सकती, क्यों, क्योंकि TMS में तो सेम इक्विवेलेंस की 12 प्रोटॉन्स होते हैं, इसका इंटेंसिटी तो और बहुत ज़्यादा होगा ना। फिर आगे गया अपने छोटा छोटा दिखाया, एक और दिखेगा 4 हाइड्रोजन का। तो ये होता है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी की बात करें तो इसकी इंटेंसिटी होगी 3 और इसका इंटेंसिटी होगा 2, क्योंकि मैंने रेशियो ऐसा निकाला है। इसे कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ द पिक, या हम इसको बोलते हैं एरिया ऑफ द पिक्स। ये एरिया को बताता है। एरिया कैसे, यहाँ पे पूरे 6 हाइड्रोजन हैं, इस चीज़ को ये बता रहा है कि यहाँ पे पूरे 6 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, उस चीज़ को ये बता रहा है। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द पिक। तो ये ना आपको सिग्नल्स देख के आना चाहिए जानने। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको समझ आना चाहिए कि वहाँ पे इक्विवेलेंस प्रोटॉन जो है, ठीक है, सेम इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रोटॉन हैं, उसके बाद की पिक की इंटेंसिटी देख के आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। एक मतलब एक मैसेज मिल जाता है। जैसे ये अगर मेरे पास मिलता है ये सिग्नल्स रहता, तो इसके हिसाब से मैं जान सकती थी कि 6 का सेट होगा कोई एक, और एक जो है वो उससे कम का सेट होगा प्रोटॉन्स का, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का। तो ये ना स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट की बात करें तो सेकंड जो पैरामीटर, इसके बाद वाला जो फोर्थ पैरामीटर है, फोर्थ पैरामीटर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल्स। सिग्नल्स की मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताइए कि कैसे वो मल्टीप्लिसिटी होती है, उसकी स्प्लिटिंग कैसे होता है, वो कैसे वो मल्टीपल उसमें हमको शो होता है स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन्स, उसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल्स, तो एक्चुअल में मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो आई वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाते हैं तो आई की वैल्यू 2 ही होगी, +½ एंड -½ लेकिन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि जब हम NMR की बात करते हैं तो NMR में जो स्पिन कॉन्सेप्ट नंबर होता है आई, तो जो आई की वैल्यू है वो 1 भी हो सकता है, ½ भी हो सकता है, 3/2 भी होता है, 5/2 भी होता है, 7/2 भी होता है। वो हमेशा बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है, +½ एंड -½ बस नहीं रहता, ठीक है। तो टोटली जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो नेबर न्यूक्लियाई के आई वैल्यू पे मेनली डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। किसी भी उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है सिग्नल्स का तो वो नेबर आई पे डिपेंड करेगा, उसी से वो स्प्लिट होगा और उसकी फॉर्मूला हो जाता है 2ni+1। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके 2ni+1, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितना नंबर में हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, जो स्प्लिट करेगा दूसरे को। ये आई क्या है, उसकी आई वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू और +1 कर देनी है। इतना समझ आया।
उसके बेसिस पे आप किसी भी सिग्नल्स की स्प्लिटिंग्स को देख सकते हो कि वो कितना स्प्लिट हो गया है या उसकी स्प्लिट मल्टीप्लिसिटी क्या है, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर मैं सिग्नल्स की बात करूँ तो सिग्नल जो होते हैं वो हमें एक सिंगल मिलेगा तो हम उसको सिंगलेट बोलेंगे। टू सिग्नल है, मतलब अगर वो टू पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट हो चुका है तो वो आपको बोलोगे इसको क्या, इसको कभी कभी ना स्पिन स्पिन कपलिंग भी कहा जाता है। जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल है उसको स्पिन स्पिन कपलिंग बोलते हैं, कि कोई भी इक्विवेलेंस वाला प्रोटॉन अपने नेबर प्रोटॉन से कितना अफेक्टेड हो रहा है मैग्नेटिकली और वो उसको कितना स्प्लिट कर पा रहा है, ठीक है। उसी की स्टडी करना कहलाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल्स की बात करें तो अगर मुझे एक सिंगल लाइन से मिलता है इज कॉल्ड सिंगलेट, 2 लाइन से मिल रहे हैं तो उसको हम डबलेट बोलेंगे, 3 लाइन से मिलता है तो ट्रिपलेट, 4 लाइन से मिलता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेट, एंड 5 लाइन मिलता है तो क्विसेंट, और फिर 6 लाइन में सेक्सेट बोला जाता है और 7 लाइन में सेप्टेड बोलते हैं उसको, ठीक है, सेप्टेड। तो कुछ ऐसा मिलता है। ये तो सिंपल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करते हो, कैसा, डबलेट ऑफ डबलेट। ये ना क्वेश्चंस के ऑप्शन में बनता है। CSIR नेट के 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे दे देता है कि चलिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और मुझे डबलेट ऑफ डबलेट मिल रहा है, मतलब कैसा इसका सिग्नल्स मिलेगा। जे कपलिंग्स लगा देगा और बोलेगा कि बताओ जे वैल्यूज कैसे मिलेंगे इसके, डबलेट ऑफ डबलेट होगा, ये डबलेट ऑफ ट्रिपलेट होगा, या ट्रिपलेट ऑफ डबलेट होगा, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे डबलेट ऑफ डबलेट, ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, डबलेट का ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, मैं सिखाऊंगी अभी आपको, ध्यान से देखना उसको कि कैसे हम ये सब यूज़ करते हैं। ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है, तो कैसा मिलेगा ये, इस टाइप का ये टर्मिनोलॉजी मल्टीप्लिसिटी में कैसे हम यूज़ करते हैं और इसको कैसे निकालते हैं। निकालने के लिए बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इट 2ni+1, और बस इसी की बेसिस पे हम निकालते हैं ये सब चीज़ को। ये आपका पास्कल ट्रायंगल से बनेगा, पास्कल ट्रायंगल से हम बताएंगे इसी सारी चीज़ों को अभी डील करेंगे। डबलेट ऑफ डबलेट किसको बोलेंगे, टर्मिनोलॉजी को समझना है ना। ट्रिपलेट्स ऑफ डबलेट किसको बोलना है, डबलेट्स ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट्स ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ऑफ क्विसेंट, क्विसेंट ऑफ ट्रिपलेट्स, ऐसा ऐसा बहुत सारा आएगा अभी। तो वो ना मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको, देखो मैंने यहाँ पर लिख लगा है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का एक क्वेश्चन रख लगा है। ये आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन में आया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें पूछ लिया गया था बताइए इसके प्रोटॉन NMR में कितने लाइन्स मिलेगा, और आपको देख के समझ आता है कि एक ही तो प्रोटॉन है, सिग्नल्स तो एक ही मिलेगा, पर लाइन्स कितने मिलेंगे, तो वो लाइन्स कहाँ से आएगा, मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आया था कि कितने लाइन्स मिलेंगे, अगर आप सिर्फ सिग्नल्स देखोगे तो सिग्नल्स तो एक ही मिलेगा, ऑब्वियस, एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन NMR में तो एक ही सिग्नल्स मिलेंगे। क्वेश्चन में किया था कि कितने लाइन्स मिलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेगा, तो वो जो लाइन्स होता है उसको हम कैसा मेजर करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, स्पिन स्पिन कपलिंग निकालेंगे हम, और उससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि कितना लाइन्स मिलेगा, और वो जो लाइन्स भी मिलेगा उसको टर्म कैसे होंगे, टर्म मतलब वो ट्रिपलेट्स ऑफ ट्रिपलेट होगा, सिंगलेट्स ऑफ डबलेट्स होगा, कैसा होगा वो, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे निकाल के आपको डील करूँगी। फिर एक क्वेश्चन है आपके पास कपलिंग कांस्टेंट, देन व्हाट इज द कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, सिंपल सा, यही जो मल्टीप्लिसिटीज बनेंगे मेरे पास, सपोज ऐसा सिग्नल्स बन रहा है और इसे सिग्नल्स में जैसे एक सिग्नल्स ऐसे बने और एक जो दूसरा सिग्नल्स है वो कुछ ऐसा बन रहा है मेरे पास ऐसे, ठीक है। तो डिस्टेंस, ये दो सिग्नल्स के बीच की डिस्टेंस, इसको बोल सकते हैं सेपरेशन बिटवीन द टू पिक्स ऑफ ए सिग्नल्स। किसी सिग्नल्स में जो दो पिक्स मिलेंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं, सेपरेशन होता है, उसी को बोला जाता है कपलिंग कांस्टेंट। देन व्हाट इज द कपलिंग कांस्टेंट। अगर आपको बोल दे कि कपलिंग कांस्टेंट क्या है तो आप सीधे से बोलोगे सेपरेशन बिटवीन ए टू पिक्स इन अ सिग्नल्स। किसी सिग्नल्स के जो मल्टीप्लिसिटीज होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उस एरिया को बोला जाता है कपलिंग कांस्टेंट। अगर मैं बात करूँ कपलिंग कांस्टेंट की तो इसको डिनोट किया जाता है जे से। अब कपलिंग कांस्टेंट ना बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट होता है, विजिनल कपलिंग कांस्टेंट होता है, J1 कपलिंग कांस्टेंट, J2 कपलिंग कांस्टेंट, J3, और एक होता है लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम ये सारी चीज़ें। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला है कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है उसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करेंगे तो मैक्सिमम हम 3J कपलिंग तक का कंसिडर करते हैं। मतलब ये जो 3J कपलिंग में 3 बॉन्ड दूर तक का जो न्यूक्लियाई है ना वो भी कपल करेगा, 3 बॉन्ड्स दूर तक का, ठीक है। इसको कैसे समझते हो आप, ये 3J कपलिंग, 4J कपलिंग, लॉन्ग रेंज कपलिंग कैसे समझते हैं। इसे ना कुछ ऐसे समझिए आप कि लाइक ये अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि नेबर जो है वो ब्रेक करता है, यही पढ़े थे अभी तक, नेबर जो है वो ब्रेक करेगा,
ठीक है, ये तो पढ़ लिया था हमने। ऐसे ऐसे है मेरे पास, ठीक। तो इतना तो पता चल गया था मुझे कि अगर इसकी मैं मल्टीप्लिसिटी निकालूँ तो ये कहाँ तक कनेक्टेड है। एक तो इस कार्बन से कनेक्टेड है और इस कार्बन के बाद ये वाले कार्बन से और फिर इससे है। तो इसको आप क्या बोलोगे, 1 बॉन्ड्स 2 बॉन्ड्स एंड 3 बॉन्ड्स दूर है 3 बॉन्ड दूर, तो आप इसे बोलेंगे 3J कपलिंग। यहाँ से यहाँ ये इसको डबलेट में तोड़ सकता है। ये वाले जो प्रोटॉन है वो इस प्रोटॉन को डबलेट्स में बिल्कुल सेपरेट कर सकता है और इसी को आप बोलोगे 3 रेंज, है ना, लॉन्ग रेंज में आ जाएगा 3J कपलिंग। इसको बोलेंगे 3J कपलिंग। और वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूँ ये वाले की, तो ये कितना दूर हो गया है इससे अगर मैं बात करूँ ये वाले हाइड्रोजन से। चलिए अब मैं ना इस हाइड्रोजन से बात करती हूँ, ये भी क्या ब्रेक करेगा, तो फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वाले जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को 5J, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग। इन सब की भी वैल्यूज़ होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग। तो जो लॉन्ग रेंज कपलिंग होता है वो भी एप्लीकेबल है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, लेकिन यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मैक्स टू मैक्स 3J to 4J ही देखेंगे। उतने दूर का जो न्यूक्लियाई है वो कपल करेगा और कपल करके तोड़ेगा, ठीक है। एंड पास्कल ट्रायंगल से हम नंबर्स ऑफ लाइंस को डिटेक्ट करेंगे। ये सारा जो पैरामीटर्स है, जो मैंने एकदम ऐसे बेसिकली बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं दी हूँ, लेकिन मैंने छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी यूज़ करके समझा दिया है। इन सारे पैरामीटर्स को अभी हम लगाते हैं इस क्वेश्चन में और एकदम डिटेल्स में उसको और देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन करने से ज़्यादा हमें समझ आ जाता है, राइट। तो उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं। अब होगा क्या, सबसे फर्स्ट काम क्या है, मेरे पास कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ गया, तो सबसे पहला काम है कि मुझे उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने आना चाहिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम्स क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है रोडियम। रोडियम से कनेक्टेड है एक हाइड्रोजन, ऐसे ही बनेगा इसकी जो स्ट्रक्चर है वो। एक तो कनेक्टेड है Cl मॉलिक्यूल्स, ऑक्टाहाइड्रल टाइप्स का कुछ बन रहा है स्ट्रक्चर। अब बाकी कैसे कनेक्ट करेंगे, आप P को पहले रखोगे या ऑक्सीजन को, सोच के देखो, थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। अगर मैं इसके केसेस में ये वाला जो है उसमें P को पहले रखूँ तो ऑक्सीजन का वैलेंसी समझ नहीं आएगा कि कैसे रखा जाए, ठीक है। लेकिन वहीं पे ऑक्सीजन को रखे तो फिर वो बन जाएगा, मैच हो जाएगा। ये ऑक्सीजन रख दिया, यहाँ एक ऑक्सीजन रखा, यहाँ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और यहाँ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इन्हीं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो बस P को कनेक्ट कर दिया मैंने, P को कनेक्ट कर दिया और P तो आपका 3 बॉन्ड्स भी बनाता है, 5 बॉन्ड्स भी बनाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे Me और यहाँ पे Me, ये 2 दिया है ना, PMeO यही दिया है, और 4 तो 4 में है ये Me और ये Me, ठीक है। यहाँ पे Me और यहाँ पे आ जाएगा आपका Me। अब सबसे फर्स्ट काम मेरा रहेगा क्या, ये ना कुछ आप ऑक्टाहाइड्रल टाइप बना लो, इजी पड़ेगा। ऐसा कुछ है मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल ऑर्गेनोमेटलिक मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन में आया था कि बताइए ये वाला जो कंपाउंड है वो प्रोटॉन NMR में कितने लाइंस प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा नंबर ऑफ सिग्नल्स देखना सॉरी सबसे फर्स्ट काम मेरा रहेगा क्या, नंबर ऑफ सिग्नल्स देखना। नंबर ऑफ सिग्नल्स में हम क्या करेंगे कि प्रोटॉन्स को देखेंगे, क्योंकि प्रोटॉन NMR पढ़ रहे हैं, तो कितना प्रोटॉन है ना। तो प्रोटॉन तो है मेरे पास 1, तो यहाँ से सबसे पहला लिख देते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो मुझे मिलने वाला है कितना, ओनली 1 सिग्नल मिलेगा। लेकिन अब हमें बाकी पैरामीटर्स भी तो लगाना है। बाकी पैरामीटर्स मतलब वो उसकी स्पीड मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, वो कितने ब्रेक्स होंगे कितने लाइंस में, क्योंकि उसने क्वेश्चन तो किया था कितने लाइंस मिलेगा, तो लाइंस में जाना पड़ेगा, है ना। तो अब एक्टिव न्यूक्लियाई ढूंढते हैं। एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन सा है, NMR में एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन सा है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। रोडियम इज ए एक्टिव न्यूक्लियाई। रोडियम जो होता है वो एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, क्योंकि इसकी I वैल्यू होता है 1/2। बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, बता दिया था कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं पूरा जो NMR एक्टिव है, और उसकी I वैल्यू पे भी मैंने बता दिया था कि I वैल्यू किसका कितना होता है। बहुत सारे लोग का लिस्ट कराया था और आपको ट्रिक्स भी दे दिया था कि थोड़ा लर्न करने का। तो यार रोडियम है, उसकी I वैल्यू होती है 1/2। वैसे मेरे पास एक एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये तो बहुत फेमस है, P13 वाला 31 वाला, तो इसकी भी I वैल्यू होती है 1/2। ये 2 न्यूक्लियाई है जो एक्टिव है। अगर ये एक्टिव है तो ये इसको बिल्कुल भी ब्रेक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कपलिंग कांस्टेंट के थ्रू वो उसको ब्रेक कर सकता है। तो अब करेगा कैसे, ठीक है।
तो सोचो, सबसे पहले चीज़ आप मुझे ये बताइए कि जे वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस J1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा J3 के कंपैरिजन में, है ना। इसको ब्रेक करने के लिए ये न्यूक्लियाई तो एक ही बॉन्ड्स में है, मतलब इन दोनों जो होते हैं एक दूसरे को अगर कपल करें तो ये करेंगे J1 से, ये दोनों एक दूसरे को कैसे करेंगे, J1 से कपल करेंगे। एक एक चीज़ समझो, बेस को समझो, तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, अच्छे से कर पाओगे। और ठीक है, नहीं तो हड़बड़ी हो जाएगा कि यार इसमें तो 2 न्यूक्लियाई है, ये भी तोड़ेगा ये भी तोड़ेगा, टोटल इतने लाइंस मिल जाएंगे। लाइंस तो पता चल जाएगा आपको, लेकिन अगर ऐसा टर्मिनोलॉजी में दिया ना कि ट्रिपलेट ऑफ डबलेट्स मिलेगा या क्वेसेंट ऑफ डबलेट्स मिलेगा या डबलेट्स ऑफ क्वेसेंट्स मिलेगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझो कि ये जो प्रोटॉन है उससे एक NMR एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो J1 कपलिंग के साथ में है ये इसको J1 से कपल कर ले रहा है। और जो तीसरा न्यूक्लियाई है, मतलब दूसरा न्यूक्लियाई है, वो क्या है, 1, 2 एंड 3 बॉन्ड दूर है, मतलब ये इसको कपल करेगा, कितने में कपल करेगा, J3 में कपल करेगा। यहाँ पे जो कपलिंग होगी वो J3 के थ्रू होगा। तो पहले किसको लो, आप 1 वाले को, है ना। तो सबसे पहला चीज़ तो मुझे एक चीज़ पता चला कि 1 प्रोटॉन है तो उसका 1 सिग्नल्स मिलेगा, सिग्नल्स तो मिलेगा 1 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन NMR की बात करूँ तो उसमें मिलेगा मुझे 1 सिग्नल्स। लेकिन ये जो 1 सिग्नल्स हैं वो स्प्लिट होगा आगे, और स्प्लिट कितने में होगा, रोडियम्स के कारण होगा स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं J1 स्प्लिटिंग, किसके कारण से, रोडियम के कारण। कितने में होगा सोचिए, बस लगा दो 2Ni+1, यही है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये तो होगा 2 इंटू N, कितना है N मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो उसको ब्रेक कर रहा है। तो कितना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितना है, ओनली 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज 1 इंटू आई वैल्यू, क्या होता है, रोडियम का आई वैल्यू हाफ होगा +1। सॉल्व करें, कट किया और यहाँ पे आ गया 2, आ गया, यहाँ से प्लस है 2 हो गया। इससे मुझे पता चलता है कि जो सिग्नल्स मेरे को मिलने वाला है ना, यहाँ पे सिग्नल्स को बताती हूँ मैं, जो सिग्नल्स मुझे मिलने वाला है वो एक ही मिलेगा सिग्नल्स प्रोटॉन NMR का, क्योंकि एक ही है, लेकिन वो अपने नेबर न्यूक्लियाई के कारण से 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ से तो मिल गया मुझे डबलेट, यहाँ से मिल गया मुझे डबलेट, और डबलेट किसके कारण मिला, इस रोडियम ने इसको ब्रेक किया। अब आ जाता है हमारे पास 3J कपलिंग, ये भी तो हो रहा है 3J कपलिंग, और किसके कारण हो रहा है 3J कपलिंग, फॉस्फोरस के कारण। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस जो है वो 3J से भी कपल कर रहा है। तो कितने फॉस्फोरस है, 1, 2, 3 एंड 4 फॉस्फोरस है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन ना ऊपर है। आप इसे ज्यूम करो थोड़ा सा कि ना बाकी फॉस्फोरस प्लेन में है, स्क्वायर प्लेनर में, और हाइड्रोजन ऊपर है, तो सब एकदम इक्वल डिस्टेंस से उसको कपल कर रहा है 4 फॉस्फोरस। तो 4 फॉस्फोरस कर रहा है, फिर से फॉर्मूला में रखते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉस्फोरस न्यूक्लियाई 4 इंटू पी के लिए हाफ, आई वैल्यू कितना होता है, हाफ लिख दिया है मैंने, पी के लिए भी आई वैल्यू होता है हाफ +1। यहाँ से कट किया, टोटल कितना हुआ 5। कितने लाइन्स में अब आगे ब्रेक होगा, 5 लाइन्स में, और 5 लाइन्स को आप क्या बोलते हो, क्विंटेट। ठीक है, 5 लाइन को बोलते हैं क्विंटेट। तो यहाँ से अब बनेगा 5 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5। ये भी वैसे ही ब्रेक होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आ गया मेरे पास। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स अगर पूछा था पेपर में तो पता चल गया कितना, 10 लाइन्स हमको मिलेंगे। लेकिन ये 10 लाइन्स किस फॉर्म में मिलेगा, ये जो 10 लाइन्स मिलेगा वो मिलेगा मुझे क्वेसेंट ऑफ डबलेट। ये कैसा मिलेगा, क्वेसेंट ऑफ डबलेट, इसको ऐसे ही बोलते हैं। ये मिलेगा कैसा, क्वेसेंट ऑफ डबलेट। तो ये भी आ सकता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि पहले कौन कपल करेगा। तो इतना चीज़ें मुझे समझ आया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो देगा तो एक ही सिग्नल्स, पर वो एक सिग्नल्स में 10 लाइन्स होंगे, एक सिग्नल्स में 10 लाइन्स होगा। ठीक है, अगर इसकी NMR स्पेक्ट्रा बनाए तो इसका जो NMR स्पेक्ट्रा है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। हमारा NMR स्पेक्ट्रास की बात करी तो NMR स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो रहा मेरा TMS जो कि 0 पे है, और यहाँ से जब लाइंस बनेंगी ना स्पेक्ट्रास की तो कुछ ऐसा होगा
कि 5 लाइंस, 5 मल्टीप्लिसिटी, कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे। है एक ही सिग्नल्स, पूरा एक ही सिग्नल्स होगा, नंबर ऑफ सिग्नल एक ही होगा, बट इसमें 10 लाइंस दिखेगा। ठीक है, तो एक चीज़ समझ आ गया कि हमें ऐसे निकालना है। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपीज में नंबर ऑफ लाइंस इन NMR स्पेक्ट्रा कुछ ऐसे हमें निकालनी है। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन से आपको सारे पैरामीटर्स को अप्लाई करके सिखा दिया कि करना कैसे और क्या इंपॉर्टेंस है। बस अब क्या करते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगी, इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी कि क्या इफेक्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड न्यूक्लियाइज का। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ना आपको कि हम लोग यहाँ पे जब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनका नेचुरल अबेंडेंस अलग अलग होता है। कुछ 100% अबेंडेंस होते हैं और कुछ के बहुत ही कम अबेंडेंस होते हैं। तो कुछ न्यूक्लियाई जो 100% जिसका अबेंडेंस है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियाई। तो कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियाई में स्पेक्ट्रल डाटा स्टडी करने में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं जाता। लेकिन जो डायल्यूटेड टाइप का न्यूक्लियाइज होता है उसमें क्या करते हैं, जो कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई है वो अपना इफेक्ट और डाल देते हैं। साथ ही दोनों की आई वैल्यूज अलग अलग होती है। जैसे बोरॉन का केस पढ़ा था हमने, बोरॉन 10 की आई वैल्यू अलग थी और बोरॉन 11 का आई वैल्यू अलग था। अब दोनों अपने अपना मल्टीप्लिसिटी देंगे तो हमें जो सिग्नल्स मिलेगा उसकी स्प्लिटिंग लाइन तो अलग ही मिलेगा। ठीक है, तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, मतलब अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे डायल्यूट न्यूक्लियाई का साथ ही साथ। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी पहले कि कितना कितना लाइन्स हमको मिलने वाला है। अब हम क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, कितने लाइन्स मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा वो आएगा हमारा क्या, डायल्यूशन जो न्यूक्लियाई होते हैं, डायल्यूट न्यूक्लियाई होते हैं उसका कॉन्सेप्ट ऑफ द डायल्यूट न्यूक्लियाई कि वो कैसे हमारे सिग्नल्स को अफेक्ट करता है और कैसे उसके कारण से चेंजेस आ जाती है। जो एक्सपेक्टेड लाइन हमको मिलना चाहिए था उससे अलग लाइन्स मिलता है। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगी डायल्यूशन न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है और कैसे हमको एक्सपेक्टेड सिग्नल जो मिलना चाहिए उसे थोड़ा अलग सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, कंटिन्यू रखो, वीडियोस को देखो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो और लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो एकदम मतलब ऐसा है ना कि आपका पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है, जो मिस्टेक्स होते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि अगर मैं आपको दे रही हूँ इतना मेहनत करके ऐसे क्वेश्चन ला रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ा रही हूँ, तो फिर शेयर लाइक तो बनता ही है ना। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, बस इसकी स्ट्रक्चर बनाते जाओ जल्दी जल्दी से और इसके लाइंस निकालते जाते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैग्नीज है जो कनेक्टेड है एक हाइड्रोजन से और बाकी साइड पे आपका CO ग्रुप से। ये तो होगा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होगा ऐसा। एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन सा दिख रहा है आपको, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। प्रोटॉन NMR, हमें प्रोटॉन NMR में लाइंस निकालनी है, तो प्रोटॉन NMR में लाइंस निकालना है तो ये तो हो गया प्रोटॉन और एक एक्टिव न्यूक्लियाई है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से लिख लो कि जो Mn होता है उसके लिए जो I की वैल्यू है वो है 5/2। Mn जो होता है मैग्नीज, उसके लिए I की वैल्यू होती है 5/2। तो कितने लाइंस मिलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस कितना मिलेगा। तो बस इतना पता चल गया है कि जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो तो होगा 1, बट स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। अब मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2Ni + 1 रखते जाओ। 2N कितना है, 1 है, तो 1, I कितनी है वैल्यू 5/2 + 1 क्रॉस करें, आ गया कितना 6 लाइंस। तो कितनी लाइंस मिलेगा ये वाले मॉलिक्यूल्स का, 6 लाइंस। तो मेरे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वो लाइक ऐसा होगा। ऐसे 6 लाइंस हमको मिलेगा, सेट जिसको बोलते हैं सेट। ठीक है, तो ऐसा मिलेगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको पता चल गया है। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें फिर से बनाइए आप कि कैसे बनने वाला है ये। कैसे बनेगा ये, कोबाल्ट है, कोबाल्ट से एक हाइड्रोजन, बाकी तो है आपका कार्बोनिल ग्रुप। कोबाल्ट के लिए वैल्यू बताइए, I की वैल्यू कितनी होती है कोबाल्ट के लिए, सोचो I का वैल्यू कोबाल्ट के लिए कितना होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारा लिस्टिंग कराया हुआ था ना। यहाँ पे भी एक्टिव न्यूक्लियाई है एक ही, कोबाल्ट के लिए होती है आपका 3/2। कितना होता है 3/2। इस केसेस में आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लीजिए, 2Ni + 1, 2
इंटू कोबाल्ट है मेरे पास 1, 3/2 + 1 कट किया, आ गया 4 लाइन्स हमको मिल जाएगा। ये तो हो गया आंसर, है ना। इसकी भी बात कर लेते हैं। वेनेडियम है, ये कनेक्टेड है एक हाइड्रोजन से, बाकी साइड पे कोबाल्ट कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्टेड, लगा दिया कार्बोनिल ग्रुप्स। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इसको करने के लिए चार्ज दे दिया गया है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक्टिव न्यूक्लियाई है, वेनेडियम तो है एक्टिव न्यूक्लियाई। कितना होता है इसका 7/2, वेनेडियम का होता है 7/2। कितना ज़्यादा ब्रॉड टाइप्स का हमको सिग्नल्स मिलेगा, सोचो 7/2 है तो फिर कितना आ जाएगा हमारा 2Ni + 1, 2 × 1 7/2 + 1 कट किया 8 लाइन्स। तो इसका ना एकदम ब्रॉड सा लाइन्स मिलेगा हमको। NMRs की अगर मैं बात करूँ तो इसके कुछ एकदम ब्रॉड से मिलेंगे, कुछ ऐसा ब्रॉड, ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा ब्रॉड सा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि जो स्पेक्ट्राज होते हैं वो 2 टाइप्स का होता है, लाइन स्पेक्ट्रा एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रा। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रा होता है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के मिलते हैं, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस का मिलता है जिसकी आई वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, इतना तो था बेसिक चीज़ें, छोटा सा प्रैक्टिस हो गया। अब मैं जा रही हूँ किसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइल्यूशन न्यूक्लियाई। डाइल्यूशन न्यूक्लियाई की कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम, तो वो क्वेश्चन लेके तो मैं कराऊंगी ही, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, देखिए होता क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन न्यूक्लियाई। इसमें ना कुछ कुछ जो न्यूक्लियाई है मेरे पास, उसके लिए आई की वैल्यू अलग अलग है और उसका नेचुरल अबंडेंस भी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं क्या, बोरॉन। जैसे बोरॉन है, बोरॉन का एक 10 आइसोटोप्स होता है और एक होता है बोरॉन का 11 वाला। ठीक है, इसके लिए जो आई की वैल्यू है वो हो जाता है 3 और इसके लिए जो आई का वैल्यू है वो होता है आपका 3/2। नेचुरल अबंडेंस की बात कर ले तो इसका 84 अप्रॉक्स कुछ होता है परसेंट, इसका 22% अप्रॉक्स होता है। दोनों का नेचुरल अबंडेंस अलग अलग है, दोनों की आई वैल्यू अलग है। अब कहीं भी बोरॉन आ जाता है तो वो क्या करता है, जितना सिग्नल्स हमको मिलना चाहिए उस पर एक अपना इफेक्ट शो करने लग जाता है। ठीक है, इससे मिलने वाले सिग्नल जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, है ना। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। प्लेटिनम की बात करते हैं, जो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तभी मैंने बोला था वहाँ पे एक डाइल्यूशन न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर मैं प्लेटिनम की बात करूँ तो एक प्लेटिनम होता है 195 वाला और एक जो प्लेटिनम है वो होता है आपका 196। इसका जो परसेंटेज है वो है 66%, ये थोड़ा कंसनट्रेटेड न्यूक्लियाई है, और इसका जो परसेंटेज होता है वो है 34%, ये डाइल्यूटेड न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब इसमें से एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सा है, 66% है, और एक ये है, सॉरी ये होता है 4 वाला, है ना। इसमें से ये जो होता है हमारा, ये तो है NMR इनएक्टिव, ये है इनएक्टिव न्यूक्लियाई। आई की वैल्यू होती है 0, आई की वैल्यू क्या होता है 0। लेकिन ये है मेरे पास एक्टिव न्यूक्लियाई, लेकिन फिर भी नेचुरल अबंडेंस क्योंकि इसकी ज़्यादा है इनएक्टिव वाले की, तो ये इफेक्ट डालता है। कैसे, सोचो ये जो पेटी है इसके लिए जो आई का वैल्यू है वो है 1/2। अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जाऊँ तो ये कैसा देगा सिग्नल्स, 2 सिग्नल्स देंगे। अगर कहीं पे जैसे कोई भी पीटी है वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, सपोज मान लो, है ना। अब ये तो है एक्टिव न्यूक्लियाई, लेकिन इसमें दोनों है, इसमें दोनों है। ठीक है, तो ये एक बार तो इस हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा, एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ। एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ अगर ब्रेक करता है तो आप बोलोगे 2 × 1 × 1/2 + 1, तो ये इस हाइड्रोजन को ब्रेक कर देगा या स्प्लिट करेगा कितने में, 2 में। तो मिलना क्या चाहिए था मुझे, डबलेट्स। क्या मिलना चाहिए था, डबलेट, क्योंकि एक्टिव न्यूक्लियाई एक ही है। लेकिन अब मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि नेचुरल अबंडेंस अलग अलग है प्लेटिनम का, तो नेचुरल अबंडेंस एक है जिसका 1/2 आई वैल्यू है और एक है जिसका 0 आई वैल्यू है। तो जिसका 0 आई वैल्यू है वो भी कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएगा और स्प्लिट करके ब्रेक करने की ट्राई करेगा। तो जहाँ पे मुझे NMR सिग्नल्स में ऐसे 2 लाइन्स मिलने थे, स्प्लिट करके ऐसे 2 लाइन्स मिलना था, वो 2 लाइन्स तो रहेगा और उसके साथ साथ एक और लाइन्स दिखने लग जाता है ऐसे। तो ये डबलेट्स में ना होकर के कितने में ब्रेक हो गया, ट्रिपलेट्स में। तो जो लाइन मुझे डबलेट्स मिलनी थी, जो लाइन मेरे को मिलना था क्या, 2,
वो लाइन्स अब मुझे दिखने लगता है 3। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियाई। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डायल्यूशन न्यूक्लियाई। ये भी हमारे सिग्नल्स को इफेक्ट करता है। जहाँ पे मुझे डबलेट्स मिलने थे वहाँ पे अब मुझे मिलता है 3 लाइन्स। रीज़न क्या हुआ? रीज़न हुए ये न्यूक्लियाई, अलग अलग न्यूक्लियाई। एक ये पीटी, कौन सा वाला पीटी है? ये 194 जो एक्टिव न्यूक्लियाई है, और ये एक उस प्लेटिनम के कारण जो एनएमआर इनएक्टिव है 195 वाला। एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ऐसा इफेक्ट डालता है। इसके कारण हमारा जो सिग्नल्स में एक्सपेक्टेड लाइन हमको मिलना चाहिए, अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम अलग ही निकालने लगते हैं एक्सपेक्टेड लाइंस को। बहुत ज़्यादा लाइंस में तो बहुत अंतर आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि पास्कल ट्रायंगल से निकालना होता है हमको नंबर ऑफ लाइंस। इसमें समझते हैं पास्कल ट्रायंगल से हम कैसे नंबर ऑफ लाइंस निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें समझते हैं कि कितने लाइंस मिलेगा ये वाले स्ट्रक्चर्स का। चलो डील करते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचो अच्छे से देखना इसे। सबसे पहले तो प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्सेस है, उस प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस में मुझे निकालना है एनएमआर लाइंस। क्वेश्चन क्या था? प्रोटॉन एनएमआर लाइंस आपको निकालनी है। अगर इसकी मैं प्रोटॉन एनएमआर लाइंस निकालने जाऊँ तो होगा क्या? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ही डिटरमाइन करते हैं। दिख रहा है कि 4 है मतलब स्क्वायर प्लेनर टाइप का कॉम्प्लेक्सेस बनेगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनेगा तो बना लेते हैं। यहाँ पे तो हो गया 1p, और ये p जो है वो me और me से अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी एक p होगा जो कि me3 से अटैच्ड है। यहाँ पे भी होगा सेम एक p me3, और यहाँ कहीं एक होगा हाइड्रोजन। आप कहीं भी रख सकते हो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा मेरे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं निकालना धीरे धीरे कितने लाइंस मिलेगा। तो सबसे पहले ही जैसे मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए जे कपलिंग शो करेगा जे कपलिंग शो, और J1 से ये एक दूसरे को ब्रेक कर सकता है ना। एक लाइन्स का J1 से ब्रेक करेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि क्या ये 3 प्रोटॉन सेम है, आपको पता है कि जब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, सीस एंड ट्रांसपोजिशन आता है। और ये भी पता है हमको कि जो कपलिंग कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू, मतलब जो J की वैल्यू है वो सीस के लिए अलग होता है और ट्रांस के लिए अलग होता है ना। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सब ये चीज़ पढ़ चुके रहते हैं। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप ना कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम एक बार आप ना पूरा कपलिंग कांस्टेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली, अगर आप ऐसा क्वेश्चन करते हो मुझे कमेंट कि मैम हमें नहीं आता, कपलिंग कांस्टेंट को एक बार पूरा डिटेल में बता दीजिए कि कहाँ कहाँ उसके फैक्टर इफेक्ट्स होते हैं, कितना लॉन्ग रेंज तक हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो ला दूंगी आप लिख के। अभी बस इतना समझो कि यहाँ पे क्या होता है, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है उसमें सीस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट आता है, और जो ट्रांस होते हैं उसके लिए जे कपलिंग की वैल्यू अलग होती है, ज़्यादा होता है, और जो सीस होते हैं उसके लिए जे कपलिंग की वैल्यू अलग होता है। अगर मैं जे कपलिंग के साइड से जाऊँ तो यहाँ पे तो डिफरेंट इन्वायरमेंट में है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट इन्वायरमेंट में है। रीज़न, इस प्रोटॉन से ये वाले जो पी है वो है ट्रांस पोजिशन में, तो ये पहले इसको स्प्लिट करेगा, ट्रांस वाला इसको पहले स्प्लिट करेगा, पहले कपल करेगा, ये इसके साथ पहले कपल करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 है ये है हमारे सीस पोजिशंस में, तो ये दोनों कपल करेंगे। तो ऐसे करके 3 टाइम्स वो टूटेगा और तब जाके हमको लाइंस मिलेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं लाइंस निकालना। प्रोटॉन एनएमआर में कितने लाइंस मिलने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन एनएमआर की बात करती हूँ, जो कपल्ड हो रहा है किसके साथ में, प्लेटिनम के साथ, फर्स्ट न्यूक्लियाई। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियाई है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें तो एक ही न्यूक्लियाई है, तो निकाल लेते हैं वैल्यू 2n मतलब 1 प्लस आई इंटू आई कितना होता है, हाफ होता है प्लेटिनम का, प्लस 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ से तो मिलेगा मुझे 2 लाइन्स। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, प्लेटिनम इज ए डाइल्यूट न्यूक्लियाई वाला एग्जाम्पल है ना। उसमें 2 टाइप्स का न्यूक्लियाई होता है, नेचुरल अबेंडेंस दोनों के अलग अलग है। तो जो ज़ीरो नेचुरल अबेंडेंस वाला, जो हाई नेचुरल अबेंडेंस वाला है उसके लिए आई की वैल्यू है 0, तो वो भी रख लेते हैं हम, वो भी होगा कुछ ना कुछ उसमें, तो यहाँ से मिलेगा 1। तो टोटल यहाँ से जो ब्रेक होंगे लाइन्स वो भी मिलेंगे मुझे 3 लाइन्स। द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेगा मुझे 3। क्लियर है इतना। अब मैं क्या करती हूँ, फिर वो वाला प्रोटॉन किससे कनेक्टेड हो रहा है, पीटी के बाद फॉस्फोरस से, वो भी कौन सा वाला फॉस्फोरस से, ट्रांस वाले फॉस्फोरस से। ट्रांस पोजिशन में जो फॉस्फोरस है उससे भी वो अब ब्रेक होगा। तो जो ट्रांस पोजिशन में फॉस्फोरस है वो उसके नंबर्स कितने हैं, 1 है, तो वो भी सेम होंगे, 2 1 हाफ
आई वैल्यू होती है फॉस्फोरस का +1 = 2, मतलब हर जो 3 लाइन्स है वो अब 2 लाइन्स में ब्रेक होगा। एवरी 3 लाइन्स जो हमको मिला था सिग्नल्स में वो अब 2 लाइन्स में ब्रेक होंगे। ठीक है, लाइन से ही होता है ब्रेक। मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हमें जे वैल्यूज़ पता होना चाहिए कि कौन पहला इंटरेक्शन कर रहा है, उसके बेसिस पे ही आप पास्कल ट्रायंगल्स बनाते हैं और उसके बेसिस पे नंबर ऑफ लाइन्स एक्यूरेट आता है। ठीक है, तो कैसे ब्रेक होगा वो देखते जाते हैं। पहले 3 लाइन्स में ब्रेक होगा और एवरी 3 लाइन्स जो है वो अब 2 लाइन्स में ब्रेक होंगे। और उसके बाद जो प्रोटॉन है वो कनेक्ट होगा किससे, सीस वाले फॉस्फोरस से। सीस पोजीशन में जो फॉस्फोरस है, अब सीस पोजीशन में तो 2 है, 2 फॉस्फोरस है जो सीस पोजीशन में है, तो उसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 × 2 2 न्यूक्लियाई है ना, हाफ +1 कितना हो जाएंगे 3, तो अब एवरी 3 में होगा। सोचिए ऐसे लाइंस कुछ बनने वाला है हमारे पास, है ना। लाइंस बनाते जाओ, स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस कहीं मैं यहाँ बना देती हूँ, कैसे वो ब्रेक हुआ, कैसे वो टूटेगा। अगर बात करें स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो स्पेक्ट्रल लाइंस कुछ ऐसे बनेंगे कि सिग्नल्स तो एक ही मिलेगा, प्रोटॉन एक ही है, पर ये जो प्रोटॉन्स मिला है मुझे वो सबसे फर्स्ट 3 लाइंस में ब्रेक होंगे। सबसे फर्स्ट ये 3 लाइंस में ब्रेक होगा। ये 3 लाइंस किसका है, हाइड्रोजन इंटरेक्ट किया है किसके साथ, प्लेटिनम न्यूक्लियाई, उसका 3 लाइंस है ये। तो सबसे फर्स्ट ये 3 लाइंस में ब्रेक होगा। इतना चीज़ें मुझे पता चल गया, है ना। उसके बाद अब क्या आया, अब सेकेंड टाइम्स कपल करेगा, और सेकेंड टाइम्स कपल करेंगे तो एवरी 3 लाइन्स जो है वो 2 लाइन्स में कपल्ड होगा। एवरी 3 लाइन्स जो है वो 2 लाइन्स में कपल्ड होंगे। सेकेंड में 2 लाइन्स में कपल्ड हुआ, ये किसके कारण से, प्रोटॉन ट्रांस वाले फॉस्फोरस के कारण, प्रोटॉन का ट्रांस वाला फॉस्फोरस। अब बाद में एवरी लाइन्स 3 लाइन्स में कन्वर्ट होगा, टूटेगा फिर से। तो ये आया मेरा स्पेक्ट्रल लाइंस। कितने लाइंस मिल रहे हैं पूरा मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल इस स्पेक्ट्रास में 18 लाइंस हमको मिलेगा। टोटल इस स्पेक्ट्रास में 18 लाइंस हमको मिलेगा। तो ये है एक्चुअल आंसर, 18 लाइंस। अगर आपको डाइल्यूशन न्यूक्लियाई का पता नहीं होता तो आप इसे पहले ही 2 लाइंस में ही ब्रेक करते, और उन 2 लाइंस को 2 लाइंस में, फिर फर्दर उसको 3 लाइंस में, तो बहुत कम हो जाता ना, एक साइड वाले पूरा ये लाइंस ख़त्म हो जाता, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता दोनों के आंसर्स में। यहाँ पे मिलने वाला है 18 लाइंस ऑफ दिस स्पेक्ट्रस का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 18 लाइंस मिलेगा, लेकिन इसको टर्मिनोलॉजी में कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम डबलेट्स, इसको बोलेंगे ट्रिपलेट्स ऑफ इसको बोलेंगे ट्रिपलेट्स ऑफ डबलेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स इधर नीचे से लिखना शुरू करते हैं। ये ट्रिपलेट्स मिला किसका, डबलेट्स का। ट्रिपलेट्स ऑफ डबलेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी में। टोटल हमारे पास 18 लाइंस मिलेगा इस मॉलिक्यूल्स का। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसे करके हमें इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े से इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, उनका NMR स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेशन हो जाते हैं, उनके लाइंस डिटर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब ना कुछ और भी एग्जांपल लेके इस पढ़ लेते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स में। जैसे मैं आप ले लेती हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक टाइप्स है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, जो 2 टाइप्स का होता है, उसका पैटर्न्स देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं ले लेती हूँ मेटल है और उसके साथ A3B3 टाइप्स का लिगेंड है। ठीक है, तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, उसमें पैटर्न्स क्या होता है, सिग्नल्स का पैटर्न्स कैसे होगा, प्रोटॉन NMR सिग्नल्स का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल ले लेती हूँ। फर्स्ट तो मैं आपका उसका लेते हैं प्लैटिनम। प्लैटिनम NS3 है, थ्राइस NCl3। अब इसके पहले वो देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, सिग्नल्स देखते हैं। उससे पहले आप इसके स्ट्रक्चर्स को देख लो। आपको पता है कि ये 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर में, 2 टाइप्स के फॉर्म में मिलता है 2 टाइप का फॉर्म में। एक को आप बोलते हो फैशियल फॉर्म और दूसरा को बोलते हो माइल्डोन फॉर्म। होता है ऐसा,
फेशियल फॉर्म की बात करें तो उसे हम स्ट्रक्चर वो करती हूँ मैं, प्लैटिनम है, प्लैटिनम से कनेक्टेड हमारा NH3 कुछ ऐसा होगा, और फेशियल स्टेज में ही NH3 यहाँ पे एंड NH3 कुछ यहाँ पे ऐसे बनेंगे। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Cl होगा और यहाँ पे Cl। इस वाला जो फॉर्म होता है उसको आप बोलते हो फेशियल फॉर्म, है ना। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इसे कुछ ऐसा बनाओगे आप। लेकिन अगर मैं इन्वॉल्वमेंट्स की बात करूँ तो कुछ ऐसा देख सकते हैं, ऐसा, और इसके साथ में भी बिल्कुल वैसे ही। तो इस वाले जो फॉर्म है उसको बोलते हैं हम फेशियल फॉर्म। अगर मैं बात करूँ फेशियल फॉर्म वाले स्ट्रक्चर्स की, और साथ ही आपका इसका भी बना लेते हैं। इस केसेस में क्या होंगे, दो साइड सपोज NH3 हो गया, और एक बार ट्रांस में आना चाहिए बस। इसके ट्रांस में एक NH3 ले लिए हमने, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे Cl हो गया, तो इसके ट्रांस में भी Cl हो गया, Cl। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं मैरिड फॉर्म। तो दोनों का ही डिटरमाइन करने के लिए, दोनों में डिफरेंस डिटरमाइन करने के लिए भी हमें स्पेक्ट्रल लाइन जो मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा, ठीक है। प्रोटॉन NMR की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन NMR में अलग स्पेक्ट्रस मिलेंगे और वहाँ पे प्रोटॉन NMR में अलग स्पेक्ट्रस मिलेगा। अब कैसे मिलेगा देखते हैं, किस टाइप का प्रॉब्लम्स आ रहा है। इसकी बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन है वो सेम इन्वॉल्वमेंट में है, मतलब टोटल 9 प्रोटॉन। यहाँ पे जो 9 प्रोटॉन है वो सारे के सारे सेम इन्वॉल्वमेंट में है, या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टाइप का प्रोटॉन है। तो ये तो देगा ओनली वन सिग्नल और शार्प देगा, है ना। इतने सारे हैं, इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। 9 हाइड्रोजन्स का एक ही सिग्नल्स मिलेगा, ठीक है। इस केसेस में 9 हाइड्रोजन्स का एक ही सिग्नल्स मिलेंगे, और ये जो सिग्नल्स मिलेगा उसकी बात कर लें कि वो टूटेगा कितने में, तो आपको पता है यहाँ पे एक एक्टिव न्यूक्लियाई है प्लैटिनम, और प्लैटिनम का भी आपको पता है कि नेचुरल अबंडेंस के कारण से वो डबलेट में ना करके ट्रिपलेट्स में तोड़ देता है ना। थोड़ी देर पहले तो बताई मैं आपको डायल्यूशन न्यूक्लियाई वाला कॉन्सेप्ट। तो जब हम डायल्यूशन न्यूक्लियाई वाले कॉन्सेप्ट बोलते हैं तो इसका कुछ ऐसा सिग्नल्स मिलेगा। सपोज ये मेरा है TAMS 0 पे, तो इसके सिग्नल्स कुछ ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे आके मिलेगा ट्रिपलेट्स फॉर्म में ये सिग्नल्स को मिलेगा। एक तो ये पहले तो इंटेंस होगा, ये पता है हमको, पूरे 9 हाइड्रोजन का पिक्स मिल रहा है, तो इंटेंसिटी तो अच्छी होगी। पर बात करें अगर मल्टीप्लिसिटी की, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट होगा ड्यू टू द प्लैटिनम। तो ऐसा सिग्नल्स हमको मिलेगा इसके केस में, ठीक है। इसके केस में बात करें तो आप बताओ कि एनवायरनमेंट सेम है? नहीं, इस केसेस में जब हम स्ट्रक्चर ऐसा डिटरमाइन कर लेते हैं, मैराडोनल का करते हैं, तो इस केसेस में होगा क्या, ये और ये जो हाइड्रोजन है वो तो एक जैसा इन्वॉल्वमेंट है, दोनों के ही उसमें क्लोरीन है और साथ ही एक अपना इस टाइप से है, ठीक है। तो इन दोनों का तो ठीक है, पर एक जो है उसका इन्वॉल्वमेंट अलग दिख रहा है आपको, है ना। तो दो का इन्वॉल्वमेंट सेम है और एक का इन्वॉल्वमेंट अलग है, क्योंकि एक के ट्रांस में NH3 है और दूसरे के ट्रांस में क्लोरीन है। तो इस केसेस में दो का इन्वॉल्वमेंट मुझे सेम दिख रहा है। आप इसे एज्यूम करो फिर से, ऊपर क्लोरीन है, नीचे क्लोरीन है, 3 बीच में रखे हुए हैं ऐसे। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बेसिस पे तो तीनों का सेम इन्वॉल्वमेंट में है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस में है और ये दोनों एक दूसरे से सीस में है। तो उस केसेस में मैं बोल सकती हूँ कि इनका तो एक जैसा मिलेगा, लेकिन इसका अलग मिलेगा अलग। अब ऐसे केसेस में मुझे मिल रहे हैं 2 सिग्नल्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ सिग्नल्स की, तो 2 सिग्नल्स मिलेंगे, 2 सिग्नल्स मिलेगा और उसका रेशियो क्या होगा, 6:3 होगा। ऐसा 6:3 में 2 सिग्नल्स हमको मिलेंगे, है ना। अब दोनों ही सिग्नल्स कैसा होगा, टूटेगा कैसा, तो ऑब्वियस इस प्लैटिनम के कारण ट्रिपलेट्स में। तो देखो दोनों सेम ही मॉलिक्यूल्स हैं, पर हम पता कर सकते हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन अलग अलग है। कर लिया ना पता थ्रू NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये सब, मैं पहले ही बोली थी आपको। अब यहाँ तो मिलेंगे मुझे 2 सिग्नल्स, एक सिग्नल्स ट्रांस के कारण से मिलेगा जो अपने आप में ट्रिपलेट्स में ब्रेक रहेगा, दूसरा सिग्नल सीस के कारण से मिलेगा जो अपने आप में ट्रिपलेट्स में होगा। एक की इंटेंसिटी हाई होगी और एक की कम होगी, है ना। एक की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हाई होगी और एक का थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपका इंटेंसिटी रेशियो लग ही रहा है ना, एक 6 है और एक का 3 है। तो उसके बेसिस पे भी हम बना सकते हैं और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा, इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, वो इस टाइप का हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। तो होप आपको
अब एटलीस्ट ना सिग्नल्स और उसके मल्टीप्लिसिटी समझ आ गया होगा कि कैसे वो मल्टीप्लेट्स में ब्रेक होते हैं और किस टाइप का NMR सिग्नल जो है वो प्रोटॉन सिग्नल हमको दिखाई देगा। ठीक है, आने वाले जो वीडियो है उसमें आपको पता है कि और भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रास हैं। कौन कौन सा? P13 NMR स्पेक्ट्रा, फ्लोरीन 19 फ्लोरीन NMR स्पेक्ट्रा, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी जितने भी टाइप के आपके साइक्लोपेंटाडाइन से रिलेटेड जो स्पेक्ट्रास हैं, है ना, अलग अलग होता है। ऑर्गेनोमेट्रिक में हम जो पढ़ते हैं हैप्टिसिटी के बेस पे जो स्पेक्ट्रस लाइन से मिलता है वो मैं बताऊंगी। उसके केमिकल शिफ्ट वैल्यू में जो प्रॉब्लम्स आता है वो भी मैं आपको कल ही डील करूंगी आगे के वीडियोस में। और एक कार्बन 13 NMR में मैं आपको जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना, आयरन के कार्बोनिल कंपाउंड्स, निकल के कार्बोनिल कंपाउंड्स, वो कैसे इफेक्ट डालते हैं सिग्नल्स में, उनके स्पेक्ट्रल जो सिग्नल्स है वो कैसा मिलता है, वो सारा पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।